डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले बेटा आज जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, बिकॉज आज का काम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड चैप्टर इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, but some important points and important questions today I am going to discuss with you in this lecture. Now first of all, note down all these points on your notebook or please take the screenshot. Now the first point, Young modulus is independent to the dimension of the material. Young modulus of elasticity वो डिमेंशन पर, लेंथ, ब्रेथ पर डिपेंड नहीं करता। इट इज ए कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट टू द डायमेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज नोट, बिकॉज सो मेनी क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन दिस पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि यंग मॉडुलस किससे इंडिपेंडेंट है। इट इज इंडिपेंडेंट टू द डायमेंशन ऑफ द मटीरियल, बट इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटीरियल। वो मटीरियल किसका बना है, ये कॉपर का है कि स्टील का है कि आयरन का है। इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटीरियल। यंग मॉडुलस वेरी फ्रॉम material to material but does not depend upon the dimension. Please note down, it is very very important. Now the second point, young modulus decreases with temperature. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे किसी सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को अगर हम गर्म करेंगे, देन उसका यंग मॉडुलस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी इतना ही याद रखो कि यंग मॉडुलस डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। स्लोप ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्लोप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ रिप्रेजेंट मॉडुलस। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन आएगा अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर होंगे, हुक्स लॉ अगर ओबे होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, देन द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल रिप्रेजेंट द मॉडुलस। ओके, स्लोप जो है हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे रिप्रेजेंट करेगा। नंबर 4, if there is a graph between load and extension, if the graph is between stress and strain, then the slope gives modulus of elasticity. If the graph is between load and extension, then what is load? Load corresponding to force, जो हमने load लटकाया, that is force. And what is extension? Extension means change in length. It corresponds to strain. It means if the graph is between load and extension, then load corresponding to stress and एक्सटेंशन जो होगी वो स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगी। एक्सटेंशन मींस स्ट्रेन, देन लोड विल कोरस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेस। नाउ द 5th पॉइंट, ब्रेकिंग स्ट्रेस। जैसे बेटा ब्रेकिंग न्यूज होती है, आज की भी ये ब्रेकिंग न्यूज ही है। ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है इंडिपेंडेंट टू द डायमेंशन। ब्रेकिंग स्ट्रेस हर मटेरियल की फिक्स होती है, वो लेंथ साइज डिपेंड नहीं करेगी। वायर को लंबा कर लो, छोटा कर लो, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है इंडिपेंडेंट टू डायमेंशन बट इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। ब्रेकिंग स्ट्रेस, जिस स्ट्रेस पर कोई मटेरियल टूट जाता है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। हर एक मटेरियल की अपनी अपनी ब्रेकिंग स्ट्रेस है, पर वो हर मटेरियल की कांस्टेंट होगी, वो डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करेगी। ये फर्स्ट वाला पॉइंट और ये लास्ट वाला पॉइंट दोनों में देखो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। नोट करने वाली बात, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बी इंडिपेंडेंट टू डायमेंशन, breaking stress is also independent to the dimension. I think you all have note down it on your copy. Now come to the important questions which I am going to discuss with you. Now the first question, what is rigid body?
रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिसके ऊपर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण उनके जो एटम्स है उनमें जो सेपरेशन बढ़ेगी नहीं। द रिजिड बॉडी इज दैट whose particle do not change their relative position। जिस बॉडी के एटम अपनी पोजीशन नहीं चेंज करते when we apply the deforming force, then that body is called the rigid body। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ rigid body ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਪਰ ਐਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, that is rigid body। okay, now next question, which state of matter possessed rigidity? मैटर ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ? ਮੈਟਰ ਹੈਵ 3 states, solid, liquid and gas। out of these 3 which one is rigid? हाँ जी, सॉलिड जो है वो रिजिडिटी को ओबे करती है। नाउ नेक्स्ट, इलास्टिसिटी बारे आपको पता ही है कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं then after the removal of deforming force the body try to regain or come back to its original position due to elasticity। okay, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल that opposes deformation। बेटा कौन सी प्रॉपर्टी है जो डिफॉर्मेशन को अपोज करती है? हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, उसको डिफॉर्म किया, पर कौन सी प्रॉपर्टी है सॉलिड की जो डिफॉर्मेशन को अपोज करती है? हाँ जी, प्रॉपर्टी कौन सी है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी विच अपोजेस द डिफॉर्म फोर्स। उसको अपोज कर अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आने की वो कोशिश करती है। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नेम द क्वांटिटी विच हैज नाइदर यूनिट नॉर डिमेंशन। कौन सी क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट नहीं है, कोई डिमेंशन नहीं है? इट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन हैज नो यूनिट, नो डिमेंशन। why it is unitless? because it is a ratio of two similar terms, change in the length over original length। ऊपर भी लेंथ, नीचे भी लेंथ, नो यूनिट नो डिमेंशन। चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ओवर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रेन हैज नो यूनिट नो डिमेंशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई डू लिक्विड एंड गैसेस हैव जीरो वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जैसे एक यंग मॉडुलस है, एक बल्क मॉडुलस है, ऐसे कौन सा था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? गैस और लिक्विड का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जीरो क्यों है? बिकॉज रिजिडिटी वाला मॉडुलस शेप पर डिपेंड करता है, पर अपना गैस और जो लिक्विड है इनकी अपनी डेफिनेट शेप नहीं होती। हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर गैस एंड लिक्विड? जीरो, बिकॉज दे डोंट हैव देयर डेफिनेट शेप। Name the two factors that change elastic property। बेटा इलास्टिसिटी किन दो फैक्टर पर डिपेंड करती है? किससे हम किसी बॉडी की इलास्टिसिटी चेंज कर सकते हैं? नंबर 1, एक तो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। यंग मॉडुलस डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। अरे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही है। इलास्टिसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और ये इंप्योरिटी पर भी डिपेंड करती है कि किसी सॉलिड में इंप्योरिटी कितनी है। अगर हम इंप्योरिटी ऐड करेंगे देन उसकी जो है इलास्टिसिटी चेंज होगी। इलास्टिसिटी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एज वेल एज द इंप्योरिटी एडेड। नाउ इट इज इजी टू ब्रेक। बेटा ये वायर है, इस वायर को मैंने तोड़ना है तो इजी मेथड कौन सा होगा? इसको सीधा स्ट्रेच करके तोड़ें और इसको अल्टरनेटिंग अप डाउन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाएं, इधर नीचे ऊपर नीचे। इसको तोड़ने का सिंपल वे क्या है आप मुझे बताएं? इसको तोड़ने का सिंपल वे कौन सा होगा? दैट इज अप डाउन स्ट्रेस। इससे क्या होगा? देन ड्यू टू इलास्टिक फटीग
उसकी जो है इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो कम होगी। इलास्टिसिटी घटने से कारण वो मटेरियल जो है इजिली ब्रेक हो जाएगा। हाँ जी बेटा, क्लियर? आई थिंक यू ऑल आर लिसनिंग मी। व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपसे पूछने वाला हूं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी गैस और लिक्विड का कितना होता है? 0 होता है। हाँ जी, रिजिडिटी सॉलिड, लिक्विड और गैस में से कौन सा रिजिड होता है? सॉलिड जो है रिजिड है। यंग मॉडुलस किससे इंडिपेंडेंट है? डायमेंशन से। और ब्रेकिंग स्ट्रेस भी जो इंडिपेंडेंट है डायमेंशन से इंडिपेंडेंट है, बट बोथ डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटीरियल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज अनीलिंग? अनीलिंग क्या? ANNEA। हाँ जी, अनीलिंग। अनीलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को बेटा गर्म करेंगे। सॉलिड ਨੂੰ गर्म करना है ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਸਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਰਡਨੈਸ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਡਨੈਸ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। Annealing is a process of heating then cooling the solid body to reduce the hardness and the elasticity। Annealing टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो सॉलिड एक्सपैंड होगा। जब सॉलिड एक्सपैंड होगा उसके जो मॉलिक्यूल्स है दूर दूर जाएंगे। जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे उनमें इंटर एटॉमिक जो फोर्स है वो कम होगी, बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आएगी। उससे क्या हो गया, उसकी इलास्टिसिटी कमजोर होगी, इलास्टिसिटी उससे उसकी कम होगी। हाँ जी, अनीलिंग प्रोसेस है गर्म करना, ठंडा करना, हार्डनेस कम करने के लिए और इलास्टिसिटी को रिड्यूस करने के लिए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अनीलिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of stress will produce longitudinal strain? longitudinal strain को पैदा करने के लिए हमें किस तरह की जो है स्ट्रेस की जरूरत पड़ती है? longitudinal स्ट्रेन को पैदा करने के लिए कौन सी स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी? नॉर्मल स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को पैदा करने के लिए भी हमें नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए, बट शीयरिंग स्ट्रेन के लिए हमें कौन सी स्ट्रेस चाहिए? शेप चेंज करने के लिए वी रिक्वायर द टेंजेंशियल स्ट्रेस। नाउ एक वायर को बेटा हमने यहां से लटका दिया। सपोज दिस इज अ वायर। इसको बेटा पहले हम रब कर लेते हैं। आई थिंक तुसी सारियां ने ए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जेडे आ वो नोट कर लिया। हाँ जी बेटा, क्लियर? नाउ सपोज we have a wire। इसको बेटा एक पॉइंट से लटका दिया, नीचे कोई वेट नहीं लटकाया, नो वेट नो लोड इज अप्लाइड। क्या इसके ऊपर स्ट्रेस लग रही है? क्वेश्चन है। तार एक वायर को हमने लटका दिया, क्या इसके ऊपर कोई स्ट्रेस लग रही है? वैसे तो हमने क्या पढ़ा है, इसके नीचे हम अगर वेट लटकाएंगे तो इसके ऊपर स्ट्रेस लगेगी, बट नो वेट इज अप्लाइड हियर, कोई वेट नहीं लगाया। देन प्लीज टेल वेदर स्ट्रेस इज एक्टिंग? यस, स्ट्रेस इज स्टिल एक्टिंग, बिकॉज इस वायर का अपना जो वेट है उसके कारण भी तो स्ट्रेस लग रही है। बेटा उसका वेट किधर नु है? नीचे नु, ਉਹਦੇ करके भी ਇਹਦੇ ऊपर की लग रही है? स्ट्रेस लग रही है। ਇਹਦਾ मतलब वायर, द वायर suspended freely from one end is under any stress? Yes, due to its own weight। now next question बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ਇਹਦਾ आंसर ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ देना है। प्लीज नोट, कॉपर वायर ऑफ लेंथ L, एक कॉपर वायर है ਜਿਹਦੀ लेंथ कितनी है? L। यंग मॉडुलस Y, कॉपर वायर लेंथ L, young modulus is Y। the wire is cut into two equal half। बेटा वायर ਨੂੰ ਦੋ equal half ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਇੱਕ ਆ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਇਰ ਆ ਗਈ। this is L/2, L/2 length।
total length L, and we have divided the wire into two equal half. What is the young modulus of each half? Now पूरी वायर का young modulus y, then what is the value of its young modulus and what is the value of its young modulus? ये जो दो हाफ कर दिए, इन दो हाफ के यंग मॉडुलस जो हैं क्या होंगे? अभी हमने बेटा जो पहला पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था, इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि यंग मॉडुलस डिमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, डिमेंशन लेंथ साइज पर डिपेंड नहीं करता। बेटा यहां पर क्या किया है, एक ही वायर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक ये हो गई एक दूसरी, पर दोनों का मटेरियल तो सेम है, लेंथ हाफ हो गई, बट देयर यंग मॉडुलस विल रिमेन सेम। इनका जो यंग मॉडुलस होगा वो बिल्कुल सेम होगा, बिकॉज यंग मॉडुलस डज नॉट डिपेंड अपॉन द dimension, it depend only on the nature of the material। बेटा जो पहला पॉइंट लिखा था उसके बेस पर ये क्वेश्चन था, ठीक है। पंजाबी च भी सुन लो, जेकर वायर के दो हिस्से करोगे वायर दी लेंथ अद्धी हो जाएगी, पर बेटा ध्यान रखो वायर दी लेंथ भावें अद्धी हो जाए, नेचर तो नहीं चेंज होया, जो कॉपर दी है तो कॉपर दी ही रहेगी, साइज से डिपेंड नहीं करता यंग मॉडुलस। मतलब दोनों वायर दा यंग मॉडुलस दोबारा साडा कितना आएगा, सेम आएगा, एज दैट इक्वल टू y, देन अगेन द यंग मॉडुलस विल रिमेन सेम इक्वल टू y। नाउ विच टाइप ऑफ मटेरियल यू प्रेफर फॉर मेकिंग स्प्रिंग? बेटा हमने स्प्रिंग बनाने हैं, स्प्रिंग बनाने के लिए कौन सा मटेरियल हम यूज करेंगे, कौन सा मटेरियल हम प्रेफर करेंगे? स्प्रिंग वो है जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, थोड़ा सा कंप्रेस करे देन अगेन इट कम बैक। स्प्रिंग बनाने के लिए वो मटेरियल यूज करेंगे जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। ओके, स्प्रिंग बनाने के लिए वो मटेरियल यूज करेंगे जिसका मॉडुलस, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है। देन आउट ऑफ स्टील एंड कॉपर, विच वन यू प्रेफर इन मैन्युफैक्चरिंग स्प्रिंग? स्प्रिंग बनाने दे लई, स्प्रिंग बनाने के लिए कॉपर और स्टील में से कौन सा प्रेफर करेंगे? कॉपर and steel have more young modulus। बेटा स्टील दा young modulus ज्यादा है, that's why we prefer steel as compared to copper। steel will be preferred for making the spring। नोट कर लो, स्टील स्प्रिंग जरा बनाना है तो स्टील का बनेगा। now next, do we work in stretching a wire? ਜਦੋਂ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਯੈਸ, when we stretch the wire then the restoring force comes into play। लास्ट जो लेक्चर था बेटा उसमें मैंने यही समझाया कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेचिंग वायर, when we stretch the wire then restoring force will come into play and that restoring force ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ठीक है, ਉਹਦੇ अगेंस्ट जो है सानू काम करना पड़ेगा। then we have to do the work against restoring force। now why do we have to do work in stretching wire? वायर ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? because we have to do work against restoring force। when we stretch the wire, restoring force come into play, ठीक है, that's why we have to do work against restoring force। now do elastomer follow Hooke's law? there are three types of material: ductile, number 2 brittle, and number 3 elastomer। इलास्टोमर जो है हुक्स लॉ को ओबे करते हैं? नहीं करते, बिकॉज इनका ग्राफ जो है विद इन इलास्टिक लिमिट के बीच में भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता। इलास्टोमर डू नॉट ओबे हुक्स लॉ। व्हेन द सॉलिड इज सेड टू बी डक्टाइल, सॉलिड को डक्टाइल कब कहेंगे? सॉलिड इज सेड टू बी डक्टाइल व्हेन दे हैव मोर प्लास्टिक रेंज। इलास्टिक लिमिट के बाद उसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है बहुत दूर हो। solid is said to be ductile if they have more
plastic range. Solid is said to be brittle if their plastic range is very small. जे plastic range घट है then brittle. अगर उसकी plastic range ज्यादा है then we will say it as a ductile. Now next question, very important, please note down. बेटा एक ग्राफ है, इस ग्राफ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰਾਫ, here is stress and here is strain, and we have two graph, one is A and other is B. Please tell, in this graph of two metal, this is metal A and this is metal B. Out of these two metals A and B, which one have greater modulus of elasticity? बेटा young modulus of elasticity किसका ज्यादा होगा? Out of these two, metal A, metal B, which one have greater modulus of elasticity? Now जो पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में लिखे थे उसमें मैंने एक पॉइंट नंबर 3 और 4 बेटा ध्यान से देखो. अगर ग्राफ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच हो तो जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगा. ग्रेटर द स्लोप greater the young modulus of elasticity. Now please see here, why does slope represent? बेटा इसको अभी मैं for the time being रब कर रहा हूं. हाँ जी देखो, suppose this is a graph and this is angle theta. Suppose this is angle theta and from this point I plot a perpendicular. I draw a perpendicular and name of the perpendicular is, suppose it is AB. Now slope, how to find slope? Slope is given by tan theta. Slope किससे find करते हैं? tan theta, and tan theta is equal to perpendicular over base. And what is perpendicular? This is our perpendicular. सेम पैरेलल, here is stress, it means perpendicular कौन सा हो गया? stress. It means perpendicular stress over this is our strain, और यहां किसको प्लॉट किया है? strain. ओके बेटा, बेस जो है हमारा क्या बन गया? strain. And stress divided by strain, it is our young modulus of elasticity. अगर ये नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा देन इट इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. इट मींस स्लोप गिव्स अस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. इट मीन बेटा जो स्लोप है हमें मॉडुलस के बारे में बताता है. ग्रेटर द स्लोप greater will be the young modulus of elasticity, and slope depend upon angle theta. Okay, now we have two graph. बेटा इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ इसको नोट कर लो. Now we have two graph. Please tell, दो ग्राफ थे हमारे पास. This one is our second. Now please tell, here angle and this is angle. Slope tan theta, greater the angle, greater the value of tan theta, and greater will be the slope. हाँ जी, A का स्लोप ज्यादा है बिकॉज इसका एंगल ज्यादा है. इट मीन्स A का स्लोप ज्यादा है. इट मीन्स A का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होगा वो ज्यादा होगा. विच वन हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस? ग्राफ A will have greater value of young modulus. Now next question, what are the factor that affect elasticity? इलास्टिसिटी को इफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर हैं? नंबर 1, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर.
इलास्टिसिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इलास्टिसिटी डिक्रीज होगी। नंबर 2, इट आल्सो डिपेंड अपॉन द इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटी ऐड करोगे उसके अकॉर्डिंग जो इलास्टिसिटी है इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। इलास्टिसिटी इम्प्योरिटी से इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, इट डिपेंड अपॉन द इम्प्योरिटी। तीसरा, एनीलिंग, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस करी है कि गर्म करें और उसको ठंडा करें, उससे क्या होगा कि जो उसकी इलास्टिसिटी है वो कम होगी, हार्डनेस कम होगी। एंड फोर्थ वन इज हैमरिंग एंड रोलिंग। हैमरिंग एंड रोलिंग इंक्रीजेस द इलास्टिसिटी। Hammering and rolling increases the elasticity. There are 4 factors affecting elasticity: temperature, annealing, impurity, hammering and rolling. Now next question बेटा मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन है, इनू बेटा ध्यान नाल करियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द नीट एग्जाम। Okay, NEET exam, I am using the word NEET. Now please देखो बेटा, 2 wires of same material, please write down, 2 wires of same material but different diameter. 2 wires of same material but different diameter, D1 and D2, 2 wires ने different diameter. Now number 1 wire, this is the diameter, this is D1 and this is another wire and having diameter D2. 2 wires of 2 different diameters, D1 and D2, and here D2 is greater than D1. You are seeing diameter D2 is greater than D1. Diameter बेटा उसका ज्यादा है D2 का. Then which can support more weight? इन दोनों वायर में से कौन सी वायर ज्यादा वेट को सपोर्ट कर सकती है? इथों जेकर असी वेट लटकाइए, then which wire will support greater weight? Which wire will support greater weight? Very very important question. 2 wires different diameter, एक वायर पतली दूसरी वायर मोटी, इनमें से कौन सी वायर है जो ज्यादा वेट को, लोड को जो है सह सकेगी, ज्यादा जो वेट है वो ज्यादा सपोर्ट देगी। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? बेटा नोट डाउन, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग स्ट्रेस, हाँ जी, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू ब्रेकिंग लोड डिवाइडेड बाय एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स ओवर एरिया, लोड मींस फोर्स, ब्रेकिंग स्ट्रेस ब्रेकिंग लोड ओवर एरिया, और ब्रेकिंग लोड, इसमें से बेटा ब्रेकिंग लोड निकालो, ब्रेकिंग लोड मींस ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग लोड इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, हाँ जी, कितना आ जाएगा हमारे पास, ब्रेकिंग स्ट्रेस, हाँ जी, ब्रेकिंग स्ट्रेस, बेटा डायग्राम को मैं रब कर रहा हूं, ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। बेटा नोट डाउन दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आगे भी यूज होगा। ब्रेकिंग लोड इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। ब्रेकिंग लोड सपोज इट इज एफ, ब्रेकिंग स्ट्रेस if I write any symbol, suppose it is sigma, ब्रेकिंग स्ट्रेस को कितना लिख दिया हमने, सिग्मा, एंड मल्टीप्लाई बाय ए, ए मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ व्हाट इज एरिया? सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर, ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग लोड
ब्रेकिंग स्ट्रेस का नेम हमने अपने तरफ से लिख दिया सिग्मा इंटू रो पाई आर स्क्वेयर। दिस इज द रेडियस, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर। नाउ ऑल यू नो रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर। बेटा सबको पता है जो रेडियस है डायमीटर का हाफ है, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में रेडियस नहीं गिवन, हमारे क्वेश्चन में डायामीटर गिवन है। इट मींस चेंज रेडियस टू डायामीटर। रेडियस का फॉर्मूला d/2 यहां चेंज कर दो, क्या बनेगा सिग्मा मल्टीप्लाई बाय पाई, आर की जगह पर क्या आएगा d/2, ऊपर क्या आएगा बेटा स्क्वायर। नाउ इट विल बिकम सिग्मा मल्टीप्लाई बाय पाई, नाउ इट इज d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 हो गया। नाउ ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग लोड। क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखो, एक वायर पतली है, एक वायर मोटी है, एक का डायमीटर ज्यादा है, एक का डायमीटर कम है। इन दोनों वायर में से दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है। अगर मटेरियल सेम है तो ब्रेकिंग स्ट्रेस भी सेम होगी। बेटा जो पॉइंट लिखे थे लास्ट वाला पॉइंट नोट करो, ब्रेकिंग स्ट्रेस वाला पॉइंट। ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है डिपेंड करता है मटेरियल पर मटेरियल दोनों वायर के सेम है। ठीक है, ये भी स्टील की है, ये भी स्टील की है। इट मींस दोनों का ब्रेकिंग जो स्ट्रेस है, ब्रेकिंग स्ट्रेस कांस्टेंट हो गया, ये तो दोनों के लिए सेम हो गया। नाउ ब्रेकिंग लोड डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, एरिया के ऊपर। ये हमारा एरिया, ये डायमीटर है। ब्रेकिंग लोड डायमीटर के डायरेक्टली ऊपर है, देखो नीचे नहीं है, ऊपर है। इट मींस ग्रेटर द डायमीटर, जितना डायमीटर ज्यादा होगा उसकी ब्रेकिंग जो स्ट्रेस है, ब्रेकिंग लोड जो है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ज्यादा वेट लटका कर उसको तोड़ना पड़ेगा। इट मींस ज्यादा वेट वो सपोर्ट करेगा। इट मींस ब्रेकिंग लोड इज मोर विच हैव ग्रेटर डायमीटर। बेटा जी मोटी वायर है जो जिसका डायमीटर ज्यादा है, इट विल सपोर्ट टू द ग्रेटर लोड, ज्यादा फोर्स को ये जो है सपोर्ट देगा। ओके क्लियर? बट द ब्रेकिंग स्ट्रेस इज सेम फॉर ऑल बिकॉज बोथ मटीरियल आर मेड अप ऑफ द सेम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए केबल वायर। बेटा नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सी, द केबल वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज नोट डाउन, अ केबल वायर is cut into two equal length. A cable wire is cut into two equal length. A cable wire is cut into two equal length. How the braking force will change? How the braking force will change? The cable wire is cut into two equal length. How the braking force will change if two parts are connected in parallel? If two parts are connected in parallel. Okay, and देखो, this is a wire, this is a cable wire, and I divide it into two equal halves. Okay. Now these two equal halves are now connected in parallel. Now these two equal halves are now connected in parallel like this. एक वायर के दो पार्ट्स कर लिए इक्वल और इन दोनों को हमने पैरेलल में जोड़ लिया। हाँ जी, ओके क्लियर? नाउ क्वेश्चन था ब्रेकिंग फोर्स विल चेंज हाउ। ब्रेकिंग फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? नाउ प्लीज सी, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, इसका भी कितना हो गया ए, इसका भी कितना हो गया ए। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इफेक्टिव एरिया कितना हो गया बेटा 2a, एरिया बिकम डबल।
effective area will become doubled, it become 2a. Now breaking stress, breaking load equal to, हाँ जी बेटा होने पड़े, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया, दैट इज सिग्मा इनटू ए। ब्रेकिंग लोड का क्या फॉर्मूला पड़ा बेटा, फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए। नाउ प्लीज टेल, पहले ब्रेकिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू सिग्मा ए, अब क्या किया, एफ डैश न्यू फोर्स, सिग्मा तो बेटा चेंज नहीं होगा बिकॉज मटेरियल पर डिपेंड करती है स्ट्रेस, मटेरियल सेम है, एक वायर के दो हिस्से किए, ब्रेकिंग स्ट्रेस रिमेन सेम बट एरिया बिकम डबल, बेटा एरिया डबल हो गया। इट मींस जो न्यू फोर्स है इट विल बी 2, बेटा पहले लिख लो, नाउ इट इज सिग्मा ए, इट इज 2, नाउ व्हाट इज सिग्मा ए, सिग्मा इक्वल टू एफ, इट मींस द न्यू फोर्स जो है, न्यू फोर्स ब्रेकिंग फोर्स, इट विल बिकम द ट्वाइस, इट विल बिकम द ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट वन। जितनी पहले फोर्स लगानी चाहिए थी उससे ये डबल हो जाएगी। हाँ जी बेटा क्लियर। आई थिंक ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੇ जेकर फिर भी प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी बाय राइटिंग इन द कमेंट कि ये क्वेश्चन बेटा अभी हमने सारी ये हमें मुश्किल आ रही है, देन वी विल अगेन डिस्कस। थैंक यू।